दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, प्राचीन समय की कहानियाँ में रहस्य, चमत्कार और कुछ न कुछ सीख छिपी रहती है। ये कहानियाँ हमें न केवल अतीत के अनुभवों से रूबरू कराती हैं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी देती है। हम चाहे कितनी भी नई कहानियाँ बना लें, लेकिन पुरानी कहानियाँ हमेशा हमारे दिलों से जुड़ी रहती है। दोस्तों, ये कहानी है जम्मू और कश्मीर की डोगरी लोक कथाओं में से एक, जो एक जिज्ञासु राजा की कहानी है। एक रहस्यमय स्त्री और एक जोगी के अद्भुत घटनाक्रम से भरी हुई ये कहानी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की ओर। पुराने समय में एक राजा हुआ करता था जो शिकार पर जाया करता था। एक दिन राजा शिकार पर निकला हुआ था। वह दाछीग्राम गांव के पास शिकार पर निकला जब उसने एक बारहसिंगा देखा। वो इस बारहसिंगा के पीछे पीछे कई मीलों तक गया, मगर जंगल बहुत घना था और वो जानवर जंगल में कहीं गुम हो गया और कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जानवर के ऐसे गुम हो जाने पर राजा को बहुत गुस्सा आया और निराशा भी हुई। अंततः उसे जंगल से वापस लौटना पड़ा। वापसी में जब वो अपने शिविर की तरफ बढ़ रहा था तो उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने वहां जाकर देखा तो वहां एक सुंदर स्त्री थी। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? उस स्त्री ने कहा, ए राजा, मैं चीन की एक राजा की बेटी हूं। मेरे पिता को युद्ध में बंदी बना लिया गया है और मेरे पिता के शत्रु मुझे भी बंदी बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं वहां से भागकर यहां आ गई हूं और इधर उधर भटक रही हूं। इतना कहने के बाद राजा ने हामी भरी और उस स्त्री ने कहा, आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। सुंदर नारी, मैं यहाँ का राजा हूं और मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने आपको देख लिया। अच्छा ही हुआ, नहीं तो यहां तुम्हें कोई पशु हानि पहुंचा सकता था। ये सुनकर वह स्त्री फिर से रोने लग गई। तो राजा ने कहा, अब क्यों रो रही हो? मेरा शिविर पास में ही है, अब कोई खतरा नहीं है। तो उस स्त्री ने कहा, ए राजा, मैं इसलिए रो रही हूं कि ना मेरे पिता ना मेरी माँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ छूट गया है, अपना देश भी छूट गया है। यहाँ अपने देश से दूर, अपने माता पिता से दूर मैं क्या करूँगी? ना कोई घर, ना कोई साथी। मैं इसीलिए रो रही हूँ। तो राजा बोला, तुम ये रोना बंद करो, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, मेरे साथ चलो। इतने में वो लड़की बोली, एक शर्त पर। कैसी शर्त? राजा ने कहा। तो वो स्त्री बोली, आप मुझे अपनी पत्नी बनाओ, तभी मैं आपके साथ जा सकती हूँ। अगर आप मुझसे शादी करोगे तो मैं फिर आपकी हर बात मान लूंगी। राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। राजा ने उसके साथ विवाह किया और वो राजमहल में रहने लगी। राजा का प्रेम उस स्त्री से दिनों दिन बढ़ता चला गया। उसने इस स्त्री के लिए एक नया महल बनवा दिया। इस महल में अब राजा ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा और अन्य रानियों की तरफ कम ही जाता था।
मगर उसे ये पता नहीं था कि नए भवन में रहने वाली रानी कितनी भयानक प्राणी थी। राजा उस पर अपना सारा प्यार न्योछावर करता था, मगर वो स्त्री उसे कोई भयानक बीमारी दिए जा रही थी। राजा को पेट में भयंकर दर्द उठने लगा। वे उस दर्द की पीड़ा से तड़पते रहते। कई हकीम बुलाए, मगर बीमारी में कोई सुधार ना हुआ। यहाँ तक कि अब यह लगने लगा कि इस अज्ञात बीमारी से राजा की मृत्यु भी हो सकती है। आखिर में वहां एक जोगी आया। वो हर रोज उधर से होते हुए दूध गंगा से पानी लेने जाता था और हारी पर्वत से कुछ मिट्टी लेकर जाता था, और ये मिट्टी और पानी ले जाकर वो अपने गुरुजी को देता था, जिनका वो शिष्य था। जोगी ने इस बीच जब ये भवन देखा तो उसमें घुस गया। उसने अपना पवित्र पानी और मिट्टी कमरे में एक तरफ रखा और पलंग पर लेट गया, जो राजा का पलंग था। सोते समय जोगी ने एक अनमोल मरहम का डिब्बा सिराने के नीचे रखा। थकान होने के कारण थोड़ी ही देर में जोगी को नींद आ गई। जब राजा आए तो उन्होंने पलंग पर एक जोगी को सोया हुआ देखा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने उस जोगी को जगाया नहीं और वहीं पलंग के पास बैठकर उसके उठने का इंतजार करते रहे। राजा की नजर पवित्र पानी के कमंडल और मिट्टी पर पड़ी और मरहम का डब्बा भी उन्होंने देख लिया। मन में इन चीजों का कारण जानने की उत्सुकता भी हुई, मगर जोगी को उन्होंने जगाया नहीं। उसके जागने तक कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए राजा ने ये तीनों चीजें छिपा ली। कुछ समय बाद जोगी जाग गया तो सामने राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और घबराने लगा। अपनी तीनों चीजें गायब देखकर जोगी भीगी बिल्ली जैसा बन गया। उसकी ये हालत देखकर राजा ने कहा, घबराओ नहीं, सारी चीजें यही हैं। पहले यह बताओ कि यहां क्यों और कैसे आए। जवाब मिल जाएगा तो मैं सारी चीजें वापस कर दूंगा। तब जोगी ने तीनों चीजें वापस पाने के लिए राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने सभी वस्तुएं लौटा दी। जोगी ने झुककर प्रणाम किया और वहां से निकल गया। जल्दी जल्दी वे अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरु ने देरी से आने का कारण पूछा तो जोगी ने बताया कि वह रास्ते में बने भवन में विश्राम करने के लिए रुका था और उसकी भेंट राजा से हो गई, और यह भी बताया कि जब वो सो गया था तो राजा ने सारी वस्तुएं छिपा ली थी, मगर बाद में राजा ने सब कुछ लौटा दिया। वह एक अच्छा व्यक्ति था। हमें राजा का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने मरहम और बाकी चीजें लौटा दी। मुझे उनके पास ले चलो, जोगी के गुरुजी ने कहा। जो आ गया। यह कहकर जोगी अपने गुरुजी को राजा के पास ले गया। दोनों ने मरहम लगाया हुआ था और वे राजा के पास पहुंच गए। ए राजन, मेरे गुरुजी महान ज्ञानी और ऋषि आपको आशीर्वाद और धन्यवाद देने आए हैं कि आपने वे सभी पवित्र वस्तुएं मुझे लौटा दी जिनकी मुझे आवश्यकता थी। दंडवत करते हुए राजा ऋषि के सामने औधे मुंह साष्टांग मुद्रा में गिर पड़े और बोले, ए ऋषि महाराज, मुझ पर कृपा करें। मेरे पेट में एक ऐसी बीमारी हुई है जिसका इलाज किसी भी वैद्य या हकीम के पास नहीं है। यदि आप मुझे इस बीमारी से बचा लें तो जन्म जन्मांतर तक मैं आपका आभारी रहूंगा। यह कहकर राजा ने ऋषि को संबोधित किया। मुझे अपने शरीर की जांच करने दीजिए, ऋषि ने कहा। महाराज बोले, जी महाराज।
राजा के शरीर की जांच करते हुए ऋषि ने पूछा, क्या आपने कुछ दिनों पहले विवाह किया है? राजा ने कहा, जी गुरुजी। राजा ने ऋषि को सारी कथा सुनाई कि कहाँ और कैसे चीन से आई हुई वह सुंदरी उन्हें मिली थी और कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे यह नया भवन बना, सब कुछ। यह सुनकर ऋषि ने कहा, ओ राजन, आप सच में ही एक भयानक रोग से ग्रसित हैं। कुछ और दिनों तक ऐसा चलता रहा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु अब मैं यहाँ हूँ तो आप सुरक्षित हैं। मैं आपकी रक्षा करूँगा। जैसा मैं कहूँ आप वैसा कीजिएगा। जी गुरु महाराज। आप अपने रसोइये से कहिए कि वह आपकी पत्नी के खाने में कुछ ज़्यादा नमक डाल दे, और जब वह रात को खाना खाए तो ध्यान रखें कि उसके कमरे में या उसके आसपास कहीं भी पानी ना हो। आप रात भर जागते रहिएगा और कल सुबह मुझे बताइएगा कि रात को क्या हुआ था, पर डरिएगा नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं वहां आपके समीप। राजा ने ऋषि के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन किया। जैसा कि मालूम ही था, रात को सुंदर नारी प्यास के लिए उठकर इधर उधर भटकने लगी, मगर कमरे में कहीं उसे पानी नहीं मिला। फिर उसने अपने पति को देखा कि वे क्या सोए हुए हैं या जागे हैं। अंततः विश्वास हो जाने के बाद कि उनके पति सो रहे हैं, उसने एक सर्प का रूप धारण किया और कमरे से बाहर आ गई। वे सीधे झील के पास पहुंच गई और खूब सारा पानी पिया। अपनी प्यास बुझाने के बाद जब वह कमरे में वापस आ गई तो एक सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया और पलंग पर सो गई। राजा ये सब देख चुका था और सुबह होते ही उसने ये सब उस ऋषि को बताया। ऋषि ने कहा, मैं जानता था यह एक स्त्री नहीं बल्कि एक अति विषैली सर्पणी है। यदि 100 वर्ष तक किसी सर्प या सर्पणी पर मनुष्य की नजर ना पड़े तो उसके सिर पर एक शिखर निकल आता है और वह एक शाहमार बन जाता है। यदि उसके बाद भी उस पर किसी मनुष्य की नजर ना पड़े तो वह अजगर बन जाता है, और यदि 300 वर्षों तक किसी मनुष्य की नजर ना पड़े तो वह नाग या नागिन बन जाते हैं। ऐसे नाग नागिन के पास प्रचंड शक्ति होती है। यह अपनी मर्जी से अपना रूप कभी भी किसी समय भी बदल सकते हैं और स्त्री का रूप धारण कर सकते हैं ताकि किसी पुरुष के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी भी ऐसी ही एक सर्प योनि की है। पहले इसके बारे में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ होता तो मैं उसे उस वन से लेकर आपको नहीं आने देता। तो राजन ने कहा, क्या आप उससे बचने का कोई उपाय बता सकते हैं? अवश्य, मगर आपको धीरज से काम लेना होगा, ऋषि ने कहा। ऋषि ने कहा, उसे यह आभास ना हो कि कुछ किया जा रहा है। आप उससे पहले की तरह ही बर्ताव करेंगे जैसा कि आप करते आए हैं। यदि किसी कुछ एहसास हुआ या संदेह हुआ तो वो एक फुंकार में आपका सारा नगर भस्म कर सकती है, इसलिए सावधानी से रहें। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए, उस पर सफेदी करवाइए ताकि लाख की लालिमा छिप जाए। घर छोटा हो, इसमें 4 कमरे हों और खाना खाने के लिए एक ऐसा भोजन कक्ष हो जिसमें एक बड़ा सा तंदूर हो। तंदूर के ऊपर ढक्कन हो और इस लाख के घर बनते ही आप कहना कि आपको 40 दिनों तक सबसे दूर उस घने जंगल उस घर में अकेले रहना है। उस अवधि में ना कोई आपके पास आ सकता है और ना कोई आपसे मुलाकात कर सकता है सिवाय उसकी पत्नी के।
ऋषि के कहने पर महाराज ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई कि उसके पति अकेले रहेंगे उसके साथ। उसको ही केवल उनके पास जाने की अनुमति होगी। वह उनकी सेवा करेगी, उसके साथ अकेले समय बिताएगी। ऐसा ही हुआ। वह घर के सभी काम खुद ही करती थी। ऋषि की सलाह से एक दिन राजा ने इस सुंदर नारी से तंदूर में कुछ बढ़िया सी पकवान बनाने के लिए कहा। तब वह तंदूर में कुछ रोटियां रख रही थी, तो इस विषैली सर्पणी से मुक्त होने के लिए राजा ने उसे तंदूर में धक्का मार दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद राजा लाख के घर से बाहर आ गए। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और राजा के कहने पर उन सैनिकों ने उस मकान में आग लगा दी। ये सब हो जाने के बाद वो ऋषि फिर से वहां आए और राजा से बोले, आपकी जान बच गई राजन। ऐसी विषैली सर्पणी से बचना बहुत कठिन होता है। अब आप अपने महल में जाइए और वहां शांति से रहिए। तीसरे दिन हम यहाँ इसी स्थान पर दोबारा आएंगे। 3 दिन बीत जाने के बाद राजा और ऋषि पुनः उसी स्थान पर आए जहां लाख का घर बनाया हुआ था। और लाख का मकान जल जाने के बाद वहां कुछ नहीं था सिवाय राख के। ऋषि ने कहा, आप इस स्थान को ध्यान से देखिए, आपको यहां कुछ मिलेगा। राजन ने कहा, क्या? वहां देखने के बाद राजा को एक छोटा सा चिकना गोलाकार कंकड़ मिला। थोड़ी देर ढूंढने के बाद राजा ने कहा, जी ऋषि, यहां पर एक छोटा सा चमकता हुआ कंकड़ है। अब यहां राख है और यह कंकड़ भी। राजन, अब आप मुझे बताइए कि आप अपने पास इन दोनों में से कौन सी चीज रखोगे? तो राजा ने उत्तर दिया, यह कंकड़। बहुत अच्छा, तब फिर मैं यह राख ले जाऊंगा, ऋषि ने कहा। उसके बाद ऋषि ने सारी राख इकट्ठा करके एक पात्र में डाल दी और वह कंकड़ राजा को दे दिया। राजा अपने महल की तरफ गए और ऋषि भी वहां से चले गए। कुछ ही दिनों बाद राजा का रोग ठीक हो गया। वो पहले जैसे स्वस्थ हो गए और पहले की ही तरह फुर्ती से अपना काम करने लगे। सभी दरबारी और प्रजा प्रसन्न हुई कि राजा ठीक हो चुके हैं। ऋषि ने जो कंकड़ राजा को दिया था बहुत संग पारस में बदल गया। राजा बहुत देर तक उस पारस पत्थर को देखते रहे और ऋषि के बारे में सोचते रहे। फिर अचानक उन्होंने कुछ सेवकों को ऋषि और जोगी को ढूंढने के लिए भेजा ताकि वे उनका पुनः धन्यवाद कर सकें। पर उनके सैनिक ऋषि और जोगी को ढूंढ नहीं पाए, वे कहीं दूर निकल गए थे, राजा के देश की सीमाओं के बाहर, संभवतः किसी और अन्य जगह। इन सब घटनाओं के बाद राजाओं का जीवन फिर से खुशियों में भर गया था। उनका स्वास्थ्य सुधर गया था और राज्य में उत्सव का माहौल छा गया था। परंतु उस पारस पत्थर को देखने के बाद राजा के मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि शक्ति और संपदा से बड़ा कुछ और भी है। जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता और सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। ऋषि और जोगी कभी वापस नहीं आए, परंतु उनके उपदेश और सहायता राजा के हृदय में सदैव जीवित रहे। राजा ने वह पारस पत्थर सुरक्षित रखा और अपने राज्य को समर्पित होकर न्याय, सच्चाई और दया से शासन करने का संकल्प लिया। उस दिन से लेकर आने वाले कई वर्षों तक राजा ने ऋषि का आभार मानते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने राज्य को स्वर्णिम युग में ले गए। इस प्रकार एक साधारण कंकड़ के रूप में मिला वह पारस पत्थर
राजा के जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ था, जो न केवल उन्हें बल्कि उनकी प्रजा को भी एक नई दिशा और सीख दे गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसे अनोखे और रहस्यमय सफर पर जहां कहानियां जीवंत होती हैं, यहां आपको मिलेगी कई तरह की कहानियां जो आपके जीवन को एक नई दिशा देती रहेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल पर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही हमारे चैनल पर आई कहानियों का लुत्फ उठाते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। सागा सेंचुरी हिमालयाज की ओर से आप सभी को आभार। ये कहानियों का वो संसार है जो आपके दिलों को